हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी बहुत इरिटेट हो चुकी होती है। युक्ति को समझाते हुए वो कहती है क्या करना है क्या नहीं वो तो साइकियाट्रिस्ट ही बताएगा ना, तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स बताएगा, उन्हें उनके कुछ सॉल्यूशन, कुछ एक्सरसाइज, बस और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं क्या है, क्या क्या सोच के बैठी हो। युक्ति शम्मी के गले लगते हुए कहती है अच्छा ठीक है, अब गुस्सा तो मत हो, मैं चल रही हूँ ना, मैं ठीक 4 बजे इससे पहले ही डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगी, अब तो नाराज मत हो। दोनों कुछ देर शांत रहे। फिर युक्ति ने पूछा नाराज तो नहीं हो ना? शम्मी ने कहा नहीं, तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी। युक्ति ने कहा अचानक से इतना गुस्सा, तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इतना हाइपर क्यों हो गई थी। शम्मी ने कहा दिखा लूंगी। युक्ति ने शरारत से कहा अपॉइंटमेंट लिया। शम्मी ने कहा हाँ लिया। शम्मी ने घूर कर युक्ति को देखा। युक्ति ने कहा अच्छा, तो किस डॉक्टर को दिखा रही हो, फीमेल डॉक्टर है? युक्ति ने कहा और अगर मैं कहूँ मुझे फीमेल डॉक्टर को नहीं मेल को दिखाना है तो? शम्मी ने कहा तो मैंने मेल डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है और ये डॉक्टर भी मेरे डॉक्टर है, इसलिए इनकी अपॉइंटमेंट आसानी से मिल गई, वरना 1 महीने की वेटिंग रहती है। पर फिर सोचा पता नहीं तुम उनसे बात करने में कंफर्टेबल होगी या नहीं, इसलिए दूसरी डॉक्टर से भी ले ली, वो भी बेस्ट है। युक्ति ने कहा तो अब इस अपॉइंटमेंट का क्या होगा? शम्मी ने कहा अभी कह रही थी ना, तो मैं ही चली जाऊंगी। बातें करते करते दोनों का वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। युक्ति का फोन रिंग हुआ तो पता चला 4 बज चुके। फोन मयंक का था। कहते मनाते दोनों का वक्त कैसे बीत गया दोनों को ही पता नहीं चला था। युक्ति अब सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ा सा खुद पर काबू रखती तो दोनों का ये वक्त और अच्छे से गुजर सकता था। घंटे भर के ड्राइव के बाद शम्मी ने युक्ति को मयंक की बताई हुई जगह पर ड्रॉप किया। वहाँ मयंक साची उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी से उतरते हुए शम्मी ने युक्ति से कहा अपॉइंटमेंट के बारे में मयंक को बता देना, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी। फिर अपना बुकी लेकर और शम्मी से बाय कहकर युक्ति मयंक की गाड़ी में आ बैठी। एक दूसरे से बिछड़ने की तड़प लिए शम्मी और युक्ति अपनी अपनी राह पर हो गए। वादे के मुताबिक युक्ति मयंक के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई थी। शम्मी 5 मिनट बाद पहुंची। युक्ति को डॉक्टर के पास छोड़ा और डॉक्टर से 5 मिनट बात करके वो बाहर आ गई थी। आधे घंटे के बाद युक्ति बाहर निकली तो चेहरे पर आधे घंटे पहले वाली घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी। शम्मी के पूछने पर युक्ति ने बताया अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट है। सारी मेडिसिन बंद कर बस एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है और मेडिटेशन करने को कहा है। आज ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अगले वीक से सेशन 1 घंटे का होगा। युक्ति को मयंक के साथ घर वापस भेजो, इंस्पेक्टर से मिलने आ गई थी। केस डिस्कस करते हुए इंस्पेक्टर ने कहा देखो शम्मी, अब इस मामले में मेरी तरफ से तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर हाँ एक तरीका है, एक डिटेक्टिव हायर करो, देखो वो क्या पता लगा सकता है। अगर पॉसिबल हो तो इंग्लैंड का डिटेक्टिव हायर किया जाना चाहिए। यहाँ से किसी को भेजना महंगा भी होगा और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। एक बार कुछ भी पता लग सके तो हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकते हैं। बस फिर क्या था, शम्मी इंग्लैंड के दोस्तों के साथ कांटेक्ट में लग गई।
अपने एक लॉयर फ्रेंड की हेल्प से उसने एक डिटेक्टिव हायर किया, जिसने हर 2 दिन में उसे रिपोर्ट देने की बात कही। इन सब में 4-5 दिन लग गए थे। उसी दिन युक्ति को क्लिनिक लेकर भी जाना था, तो शम्मी ने डिटेक्टिव को रात के वक्त रिपोर्ट देने को कहा था। दिन में वैसे भी दुनिया भर की भाग दौड़ लगी रहती थी। इन सब में वक्त बीतने लगा था। डिटेक्टिव की भाग दौड़ जारी थी, पर कुछ खास जानकारी नहीं जुटा पा रहा था। इधर युक्ति की कुछ अपॉइंटमेंट जल्दी जल्दी की थी, जिनमें ज़्यादातर मेडिटेशन और एक्सरसाइज की वर्कशॉप थी। पर युक्ति पहले से बेहतर फील कर रही थी। अब वो हर वक्त पहले जैसे बौखलाई नहीं रहती थी। 1 महीना बीतने को था। इस 1 महीने में बस 3 काम ठीक हुए थे। पहला, युक्ति पहले से बहुत बेहतर थी। अब उसे बाहर निकलने में डर नहीं लगता था, पर फिर भी प्रिकॉशन के लिए उसे अकेले नहीं आने दिया जाता था। शम्मी, मयंक या साची कोई ना कोई उसके साथ होते ही होते थे। तो युक्ति ने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था। मिड अप्रैल से एग्ज़ाम भी शुरू होने थे और फरवरी बीत चुका था। वैसे भी कुछ ही दिन और क्लासेस होनी थी। दूसरा ये कि शम्मी और उसके पापा के बीच जो कोल्ड वॉर थी वो खत्म हो गई थी। बातचीत का सिलसिला शुरू हो ही चुका था, जो अब नियमित होने लगा था। उन्होंने शम्मी और युक्ति दोनों को घर बुलाया था कि पूरा दिन उनके साथ बिताएं। ट्रेनिंग पर जाने के 15 दिन के बाद वो घर आए थे। तीसरा सबसे बड़ा काम ये हुआ था कि चाचा चाची ने अपने घुटने टेक दिए थे। हालांकि हियरिंग से पहले उन्होंने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की शम्मी की शर्त नहीं मानी और पेशी पर कोर्ट में आ गए थे। पर शम्मी की दलील और पुख्ता कागजों के आगे उनका केस कमजोर पड़ गया। ऊपर से जज ने उनके वकील को आधी अधूरी केस हिस्ट्री और अधूरे कागजों पर फटकार अलग से लगा दी थी। साथ ही अब अगली पेशी में मकान के कागज दिखाने को कहा, तो वकील ने अगली पेशी पर पेपर जमा करने से मना कर दिया, क्योंकि भाई वकील तो जानता था कागज ओरिजिनल नहीं है, तो उसने हाथ खड़े कर दिए थे। और साथ ही शम्मी पर उन पर बाहर से जो प्रेशर पड़ रहा था, मतलब शम्मी ने उन पे बाहर से जो प्रेशर डाला हुआ था, तो उन्हें सेटलमेंट के लिए आना पड़ा। 2 महीने के अंदर अंदर मकान खाली और 6 महीने के लिए किराए पर बात सेटल हुई थी। अगर मकान 2 महीने में खाली ना हुआ तो पूरे साल का किराया देने पर बात तय हुई। शम्मी के मन मुताबिक हर काम हो रहा था। नाकामी बस एक ही जगह मिल रही थी कि उस औरत का पता नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से युक्ति के सर पर खतरे की तलवार लटकी हुई थी, जिससे युक्ति बेखबर थी। पर शम्मी को चैन नहीं मिल रहा था, वो बेचैन थी, क्योंकि खतरा टला नहीं था। शम्मी बस इंतजार कर सकती थी कि डिटेक्टिव के हाथ कुछ सुराग लगे तो कुछ बात बने, और इसी इंतजार में 1 हफ्ता और बीत गया था। शम्मी की नींद टूटी तो उसे अपने फोन की रिंग सुनाई दी। शम्मी ने फोन उठाया तो रात के 3 बजे का वक्त था और कॉल इंग्लैंड से उस डिटेक्टिव का था। शम्मी के हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से डिटेक्टिव इंग्लिश में बोलता चला गया, मैं एक आदमी को आज दोपहर से फॉलो कर रहा हूँ। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आदमी उस औरत से आजकल में मिलेगा। और हाँ, अभी के लिए यही रिपोर्ट है, आगे जो होगा बताऊंगा। इससे पहले शम्मी कुछ कहती उसने फोन रखता हूँ कहकर फोन काट दिया। शम्मी की नींद उचट चुकी थी। कुछ देर करवट बदलती रही, फिर उठ बैठी, अपना लैपटॉप लेके स्टडी करने बैठ गई। अगले दिन दोपहर में ऑफिस में डिटेक्टिव का फोन आया। मैंने आपको कुछ एड्रेसेस और फोटो ईमेल किए, उसमें एक औरत है। औरत को पहचानना शायद मुश्किल हो, क्योंकि फोटोज बहुत दूर से ली गई है।
मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाया। हाँ, ये पक्का है कि ये औरत इस गैंग की बॉस है, ये तो डेफिनेटली पक्का है। और मैं कोशिश में हूँ कि इस औरत का क्लोजअप ले सकूँ, पर मैडम सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मैं इसके नज़दीक जा भी नहीं पा रहा हूँ, और नज़दीक जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है। इसका नाम पता नहीं चल पाया है, पर मैं इसे लगातार फॉलो कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब देखना यह है कि कब और कैसे मिलेगा। आसपास हमेशा सिक्योरिटी रहती है, लेकिन ये पक्का है कि लड़ी तो यही है। शम्मी कहती है, डोंट बी हेस्टी, टेक ऑल योर टाइम, बी अलर्ट एंड सेफ, आई कैन वेट, बट डोंट टेक एनी रिस्क, ओके। या डिटेक्टिव ने कहा, नाउ आई हैव टू गो, आई विल कॉल यू लेटर एंड विल अपडेट यू सून। फोन कट गया। शम्मी ने ईमेल चेक की, एड्रेस से कुछ पता नहीं चल पा रहा था, और ना ही फोटो देखकर वो उस औरत को पहचान सकी। फोटो काफी ब्लर थी। उसने इंस्पेक्टर हर्षप्रीत कौर को फोन मिलाया और पिछली रात और अभी के फोन कॉल के बारे में उसे बताया, और साथ ही उसे एड्रेस और फोटो भी ईमेल कर दी। इन्हें देखकर हर्षप्रीत भी बोले, इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा, अभी हमें और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक हमारे हाथ कुछ ढंग की चीज नहीं लिखती है, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते शम्मी। तो अभी हमारा फायदा इंतजार करने में ही है। जब तक इंतजार करेंगे, जब तक कुछ नहीं मिल जाता, और जैसे ही कुछ मिलता है देखते हैं फिर। बट ये फोटो तो बहुत ब्लर है, इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो क्या ही करेंगे और कैसे करेंगे। तो लेट्स सी एंड वॉच, वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। कुछ ना कुछ तो हाथ जरूर लगेगा, तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भाई ठंड बहुत पड़ रही है, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो। मेरी तो फिर से तबीयत खराब हो गई है। बाय बाय।